दोस्तों, दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, इस पर लगातार एक बहस चलती रहती है और जो कि चलनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम अपने समाज को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। लगातार नए नए मुद्दे सामने आते हैं जिन पर महीनों तक, कई बार सालों तक या दशकों तक चर्चा चलती और धीरे धीरे हमारा अधिकांश समाज किसी एक पक्ष की ओर हो जाता है और फिर उसे ही सही, जायज, मोरल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी सिलसिले में आजकल एक नई बहस दुनिया भर के समाजों में चल रही है और ये बहस हमारी उस चीज से जुड़ी है जिसे पहले पर्सनल चॉइस का मामला समझा जाता था और ऐसा माना जाता था कि इसमें किसी को भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हम इंसानों से जुड़ी हुई एक बेहद पर्सनल चॉइस के बारे में, जो कि है हमारा भोजन यानी फूड। दोस्तों, ये बहस आपकी थाली में रखे हुए फूड के बारे में है। जो फूड हम खा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या हमें वेजिटेरियन या वीगन डाइट को अपनाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन डाइट ही एक सही डाइट है। आप शायद सोच रहे हो कि कोई क्या खाता है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है। अब क्या हम अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मामला इतना सीधा नहीं है। असल में हम जो खाते हैं वो हमारे आसपास तमाम चीज़ों को अफेक्ट करता है। जिनमें से कुछ चीज़ें तो इतनी गंभीर हैं जिन पर इस धरती और मानव जाति का भविष्य टिका है। ये मामला फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी हेल्थ और साथ ही एनिमल राइट से भी जुड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर गौर करते हुए ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हम इंसानों को कौन सी डाइट अपनानी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहे और हम मौजूदा रिसोर्सेज को एक बेहतर तरीके से यूज कर सकें और साथ ही हमारी वजह से अदर लिविंग क्रीचर्स को भी कम से कम परेशानी हो। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। Animal agriculture is the third leading cause of climate change. The agriculture industry is responsible for 24% of Canada's total methane emissions. If we want to save the planet, we need to change what we put on the table and how we produce food. Either the world ends or we all become vegan. दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, इस पर कई तरह की आर्गुमेंट सुनने को मिलती हैं, पर मुझे लगता है हमें सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी चाहिए। यानी नेचुरली हमारा शरीर किस तरह की डाइट के लिए बना है। जैसे हम नेचर में देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी डाइट में प्लांट्स और एनिमल दोनों हैं, इन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। तो हम ह्यूमंस इनमें से क्या हैं, इसका पता हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके लगा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जो एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं यानी जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अलग तरह का होता है और जिसकी वजह है कि प्लांट्स में बहुत सारी क्वांटिटी में सेल्यूलोज होता है जिसे पचाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स एनिमल्स में हमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा देखने को मिलती है ताकि फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन होने का मौका मिले और उन्हें बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब किया जा सके। इनमें अपेंडिक्स भी ज्यादा बड़ा और वर्किंग कंडीशन में होता है जो सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है। कार्निवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरेटिवली सिंपल होता है जिसकी वजह है कि मांस को पचाना प्लांट्स की तुलना में आसान है। ओमनिवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर होता है, इसकी वजह से वो मीट के साथ साथ कुछ हद तक प्लांट बेस्ड फूड को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं। साथ ही इन तीनों तरह के एनिमल्स के दांतों में भी हमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कार्निवोर्स में जहां हमें वेल डेवलप्ड इंसीजर्स और कैनाइन देखने को मिलते हैं जो कि शिकार को पकड़ने, चीरने और मांस नोचने में काम आते हैं, वहीं हर्बीवोर्स में फ्लैट मोरल्स देखने को मिलते हैं जो कि फाइबर रिच मटेरियल को पीसने में काम आते हैं, जबकि ओमनिवोर्स में हमें मिक्स्ड टीथ देखने को मिलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम ह्यूमंस किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम अपने दांतों और डाइजेस्टिव सिस्टम पर गौर करें तो हम ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी हम नेचुरली दोनों तरह की डाइट के लिए बने हैं। पर एक चीज है जो हमें बाकी ओमनिवोर्स से अलग करती है और वो ये कि हम अपने फूड को कुक करके खाते हैं। धरती पर मौजूद कोई भी जीव अपने फूड को कुक करके नहीं खाता। हमारे पूर्वजों ने आज से लाखों साल पहले आग का आविष्कार कर लिया था, तभी से हमारे पूर्वज अपने भोजन को पकाकर खा रहे हैं। खाने को पकाकर खाने से न केवल बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाव होता है बल्कि इससे खाना इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाता है। बहुत सारी सब्जियां और अनाज जिनको सीधे पचाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन पकाने पर वो हमारे लिए खाने लायक हो जाते हैं। कुछ लोग जो वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं ऐसा क्लेम करते हैं कि हम नेचुरली केवल प्लांट बेस्ड डाइट के लिए बने, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये साबित करते हैं कि मीट हमारे प्राचीन पूर्वजों की डाइट का एक अहम हिस्सा था। आर्कियोलॉजिस्ट को उन जगहों से जहां प्राचीन इंसानी आबादी रहा करती थी न केवल शिकार के औजार मिले हैं बल्कि जानवरों की हड्डियां भी बरामद हुई हैं जिन्हें पत्थर के औजारों की मदद से तोड़ा गया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि वास्तव में पके हुए मीट ने ह्यूमन के ब्रेन के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। ह्यूमन ब्रेन बाकी एनिमल्स के ब्रेन की तुलना में काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। शरीर में खर्च होने वाली एनर्जी का 20% केवल ब्रेन ही ले लेता है। जब हमारे पूर्वजों ने मीट को पकाकर खाना शुरू किया
तो इसने न केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का बोझ कम किया बल्कि इसने एनर्जी की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा दिया। जब पूर्वजों के शरीरों को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलने लगी तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी ने ब्रेन के साइज को बढ़ाने में हेल्प की। ऐसा क्यों हुआ तो देखिए, बाकी एनिमल्स चूंकि कच्चा खाना खाते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें काफी एनर्जी भी खर्च होती है। ऐसे में वो एक बड़े साइज के ब्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी म्यूटेशन की वजह से किसी जनरेशन में कुछ इंडिविजुअल बड़े हुए ब्रेन साइज के साथ पैदा हो भी जाते हैं तो उन्हें इस बढ़ी हुई एनर्जी की जरूरत को पूरा करने में बहुत मुश्किल आएगी। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए लगातार खाना जुटाना पड़ेगा, लिहाजा वो बाकियों से कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे और कुछ जनरेशन में ही ये म्यूटेशन लुप्त हो जाएगा। ह्यूमंस के पास चूंकि इस बढ़ी हुई एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए पके हुए मीट के रूप में एक अच्छा विकल्प था, इसलिए वो बड़े ब्रेन साइज को अफोर्ड कर पाए। लगातार ऐसे म्यूटेशन जिन्होंने हमारे ब्रेन साइज को इंक्रीज किया, उन्होंने हमारे पूर्वजों के लिए कोई सर्वाइवल की समस्या पैदा नहीं की और जिसका नतीजा है मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन। कहने का मतलब है कि मीट प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी पहले से हम इंसानों की डाइट का एक अहम हिस्सा रहा है। पर आज जब हमारे आसपास खाने के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्या अभी भी हमें मीट को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है? अगर हम पूरी तरह से एक प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या हमें कोई मुश्किल आ सकती है? वेल, साइंटिस्ट बताते हैं कि एनिमल बेस्ड डाइट न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अच्छा कंबाइंड सोर्स है। इसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट में हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए कई डिफरेंट सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है, पर फिर भी कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट बेस्ड डाइट से एनफ क्वांटिटी में नहीं मिल पाते। एनिमल बेस्ड डाइट प्रोटीन का रिच सोर्स होने के साथ साथ कई और जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्रेटाइन का भी एक अच्छा सोर्स है। अगर आपकी डाइट में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की कमी है तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि आपके शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग इंडिया में पाए जाते हैं। बाकी देशों में जहां वेजिटेरियंस की परसेंटेज 4 to 5% है, वहीं प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में ये 39% है। पर कई रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि हम भारतीयों की डाइट में न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी है और मालन्यूट्रिशन की ये समस्या केवल गरीबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महानगरों में रहने वाले रईस लोग भी इस समस्या से पीड़ित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा ये बताता है कि हम भारतीय लोग डेली रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक का केवल 60% ही ले रहे हैं। 2019 में पब्लिश हुई एक और रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि भारत में विटामिन B12 डेफिशिएंसी एक पैंडेमिक का रूप ले चुकी है। इंडिया की लगभग 47% पॉपुलेशन B12 डेफिशिएंसी से ग्रस्त है। पर ऐसा नहीं है कि माल न्यूट्रिशन की यह समस्या इस वजह से है कि लोग वेजिटेरियन हैं या एनफ क्वांटिटी में एनिमल बेस्ड डाइट नहीं ले रहे। असल में इसका कारण लोगों की डाइट में वैरायटी का ना होना है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस डाइट जरूरी है। बैलेंस डाइट वो है जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल सकें और इसके लिए जरूरी है कि आपके खाने में तमाम अलग अलग चीजें शामिल हो। खाने में वैरायटी का होना तब और भी जरूरी हो जाता है जबकि आप वेजिटेरियन हो या वीगन हो। एनिमल बेस्ड फूड में हमें चूंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, पर वेजिटेरियन या वीगन डाइट में इनका बैलेंस बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग बेहद गरीबी में जीते हैं, ऐसे में उनके लिए खाने के विकल्प सीमित हो जाते हैं, लिहाजा वो बैलेंस डाइट जो कि हेल्दी रहने के लिए जरूरी है वो उन्हें नहीं मिल पाती। पर बहुत सारे संपन्न लोग भी अपनी खान पान की गलत आदतों के चलते या जानकारी ना होने के चलते बैलेंस डाइट नहीं ले पाते और माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट हो जाते हैं। खास तौर पर इंडिया में वो लोग जिन्होंने नया नया वीगनिज्म अपनाया है गलत जानकारी का शिकार हो जाते हैं। इसका कारण है कि वीगनिज्म का प्रचार करने वाली तमाम हस्तियां और संगठन वीगनिज्म को इंसान की स्वाभाविक और नेचुरल डाइट की तरह एडवर्टाइज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीगनिज्म अपनाने के लिए राजी किया जा सके। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि हम ह्यूमंस नेचुरली ओमनिवोर्स हैं, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि वीगन होना गलत है या वीगन होना आपको बीमार कर देगा। आप वीगन होकर भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा समझदारी से काम लें। वीगन डाइट लेने पर इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है कि आपके शरीर में कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज साइंस की बदौलत हमारे पास ऐसे तमाम सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें लेकर आप इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि क्या हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो देखिए, सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, ये बस वही न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपकी डाइट में कमी है और जिन्हें आप बाहर से लेकर पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब वीगन होने में इतना झंझट है तो वीगन होना ही क्यों, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन बने रहने में क्या समस्या है? वेल, समस्या है, एक नहीं बहुत सारी समस्याएं। चलिए एक एक कर उन पर बात करते हैं। पहली समस्या है एनिमल क्रुएलिटी। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन लोग जो भी क्रिटिसिज्म झेलते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है एनिमल क्रुएलिटी।
एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स का कहना है कि एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले लोगों के कारण एनिमल्स को न केवल एक दर्दनाक मौत झेलनी पड़ती है बल्कि जीते जी भी नरक जैसी यातना सहनी पड़ती है। जिन एनिमल्स को उनके मांस, दूध या अंडों के लिए पाला जाता है, मार्केट उनके साथ सिर्फ एक कमोडिटी जैसा व्यवहार करता है, जिसमें कीमत सिर्फ उस चीज की होती है जो उन एनिमल्स से हमें मिलने वाली है। इसमें उन एनिमल्स की फ्रीडम, इमोशंस, लाइफ की कोई कीमत नहीं होती। जबकि तमाम स्टडीज में यह बात सामने आई है कि एनिमल्स में भी हमारी ही तरह भावनाएं होती हैं। वो भी सुख दुख महसूस करते हैं, उन्हें भी आज़ादी प्यारी होती है। वो भी अपने बच्चों से हमारी ही तरह प्यार करते हैं। वो मौत को सामने देखकर हमारी ही तरह खौफ से भर जाते हैं। किसी एनिमल फार्म में उस एनिमल को अपने जन्म से लेकर आपकी प्लेट तक आने के लिए तैयार करने में किस किस तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, वो वास्तव में किसी का भी दिल दहलाने के लिए, किसी का भी दिल पिघलाने के लिए काफ़ी। इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो तमाम आर्टिकल्स और वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। पर असल में ज़्यादातर लोग या तो इस बारे में अनजान हैं या अनजान बने रहना चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बाजार जाकर सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खरीद कर ले आते हैं, लेकिन वो हम तक किस तरह पहुंचा है इस बारे में कभी नहीं सोचते। एनिमल क्रुएलिटी के अलावा एक और रीजन है जो कि एनवायरमेंट से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि लाइव स्टॉक फार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 14.5% का योगदान देती है, और जिसमें भी एक बड़ी क्वांटिटी मीथेन की होती है, जो कि CO2 के कंपैरिजन में 28 टाइम्स ज्यादा कैपेबल है हीट को ट्रैप करने में। इसके साथ ही ये डिफॉरेस्टेशन का भी सबसे बड़ा कारण है। लाइव स्टॉक फार्मिंग दुनिया की टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 70% यूज करती है। जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करने के लिए जंगलों को साफ किया जाता है ताकि लोगों को उनका पसंदीदा मीट अवेलेबल कराया जा सके। लाइव स्टॉक फार्मिंग ने अमेजन जंगल को साफ करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक अमेजन जंगल को साफ करके जो जमीन हासिल हुई है उसका 80% यूज लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए हो रहा है। इसके साथ ही लाइव स्टॉक फार्मिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का एक इनएफिशिएंट तरीका भी है। उन देशों में जहां मीट का कंजम्पशन ज्यादा है, काफी सारी क्रॉप्स केवल इसलिए उगाई जाती हैं ताकि उन्हें एनिमल्स को खिलाया जा सके और फिर जिन्हें बाद में इंसान खा सके। जैसे दुनिया में होने वाली सोयाबीन की क्रॉप का 85% इस्तेमाल एनिमल फीड की तरह होता है। अगर हम इसी जमीन का इस्तेमाल अपने खाने के लिए फसल उगाने में करें तो न केवल ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है बल्कि वाटर यूजेस को भी हम कम कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की प्रैक्टिस केवल डेवलप्ड कंट्रीज में ही ज्यादा देखने को मिलती है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अभी भी ज्यादातर एनिमल फीड उस फूड प्रोसेसिंग में बचे हुए वेस्ट से आती है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। जैसे गेहूं की फसल से व्हीट ग्रेन के साथ साथ हमें बहुत सारा भूसा भी मिलता है जिसे एज अ एनिमल फीड यूज किया जाता है। इसी तरह और भी कई चीजों की प्रोसेसिंग से फूड वेस्ट निकलती है। जैसे सरसों से तेल निकालने पर बचने वाली वेस्ट का इस्तेमाल भी एनिमल फीड के तौर पर किया जाता है। इसी तरह कॉटन सीड समेत और भी तमाम चीजें। डेवलपिंग कंट्रीज में भी इकोनॉमी के बेहतर होने के साथ साथ मीट की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए एनिमल फीड को उगाने में तेजी आ रही है। और जाहिर है अगर ऐसा होगा तो हमें और ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ने वाली है। इसी साल नेचर फूड में पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार वीगन डाइट लैंड यूज को 75% तक कम कर सकती है। एनिमल फार्मिंग टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 70% यूज करती है, जबकि ग्लोबल कैलोरी इंटेक में केवल 18% का ही योगदान करती है। लाइव स्टॉक फार्मिंग से जुड़ी समस्याओं का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। लाइव स्टॉक फार्मिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का भी एक बड़ा कारण है। साथ ही ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। 2015 में साइंस में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुसार फार्मलैंड के लिए जंगलों के सफाई और ओवरफिशिंग की वजह से तमाम प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। अगर लाइव स्टॉक की डिमांड इसी तरह बढ़ती रही तो 2050 तक इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड यानी लगभग इंडिया के बराबर लैंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हैबिटेट लॉस और नतीजतन बहुत सारी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का कारण बनेगी। इसके अलावा मीट का कंजम्पशन जिस तरह से दुनिया में बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जिस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एनिमल फार्मिंग के दौरान फार्म ओनर्स अपने जानवरों को डिजीज से बचाने के लिए और कंजम्पशन के लिए रेडी होने तक हेल्दी बनाए रखने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में रेगुलेशंस को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज में तो एकदम ताक पर रख दिया जाता है। जरूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से जानवरों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और इन्हीं एनिमल्स के कंजम्पशन की वजह से ह्यूमंस में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। साथ ही पिछले कुछ सालों में कई बीमारियां एनिमल से ह्यूमंस में आई हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू और अभी अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस। फ्यूचर में कहा नहीं जा सकता कि कब कोई नई डिजीज आकर हमारे लिए फिर से एक मुसीबत खड़ी कर दे। असल में एनिमल्स प्लांट्स के कंपैरिजन में जेनेटिकली हमारे ज्यादा करीब है, तो उनसे किसी वायरस के ह्यूमंस में आने की संभावना ज्यादा होती है। इस तरह से देखा जाए तो मीट की बढ़ती डिमांड और उसके रिजल्ट में बढ़ती एनिमल फार्मिंग हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो क्या एनिमल फार्मिंग और मीट कंजम्पशन को दुनिया भर में बैन कर देना चाहिए?
वेल नहीं। अगर ऐसा किया गया तो इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होने वाली फूड प्रोसेसिंग से बचे वेस्ट का इस्तेमाल एज अ एनिमल फीड किया जाता है। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है जिसके जरिए हम फूड वेस्ट को यूजफुल फूड में बदल लेते हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत सारी लैंड ऐसी है जिस पर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उगाई जाने वाली कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकती, जबकि ऐसी जमीन पर नेचुरली उगने वाली घास और झाड़ियाँ एनिमल्स के लिए एक अच्छा फूड सोर्स है। ऐसी जमीनों को चारागाहों की तरह इस्तेमाल करके एनिमल फार्मर उसे इंसानों के लिए एडिबल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह सी फूड के लिए भी हमें कोई चारा उगाना नहीं पड़ता और इसीलिए ये भी फूड हासिल करने का एक एफिशिएंट तरीका है जो कि दुनिया में बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, बशर्ते सरकारें इसे अच्छे से रेगुलेट करें ताकि ओवरफिशिंग की वजह से समुद्री जीवों को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके और समुद्र में होने वाले पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल किया जा सके। अगर मीट कंजम्पशन पर कंप्लीट बैन लगाया गया और दुनिया पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट कर गई तो अभी जिन सोर्सेज का मैंने जिक्र किया है वो भी बैन हो जाएंगी। लिहाजा इनसे मिलने वाले न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हमें क्रॉप फार्मिंग की तरफ जाना होगा। और मैं आपको बता दूं कि क्रॉप फार्मिंग भी एक टोटली क्लीन प्रोसेस नहीं है। यहाँ भी फूड को आपकी प्लेट तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे जीवों को मारना पड़ता है। यही नहीं, क्रॉप फार्मिंग भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में योगदान देता है। हालांकि एनिमल फार्मिंग की तुलना में क्रॉप फार्मिंग से होने वाले एमिशन काफी कम है और फर्टिलाइजर्स के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से एयर और सॉइल पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है और सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल से न केवल ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है बल्कि ये पॉल्यूट भी होता जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनकर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि करें तो करें क्या, खाएं तो खाएं क्या। तो देखिए, इस पूरे डिस्कशन से एक चीज तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो ही गई होगी कि लाइव स्टॉक फार्मिंग में एथिकल के साथ साथ काफी ज्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न भी जुड़े हुए हैं। ये और भी ज्यादा डैमेजिंग और इनएफिशिएंट तब हो जाता है जब हम एनिमल को फीड कराने के लिए फीडिंग क्रॉप्स उगाते हैं। फीडिंग क्रॉप्स हमें तब उगानी पड़ती हैं जब फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला वेस्ट फार्म एनिमल्स के लिए पूरा नहीं पड़ता। क्यों पूरा नहीं पड़ता? क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको पूरा करने के लिए ज्यादा एनिमल फार्मिंग की जा रही है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां वेजिटेरियंस की सबसे बड़ी आबादी रहती है, बढ़ती जीडीपी के साथ साथ जैसे जैसे संपन्नता बढ़ी है, मीट समेत बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में भी तेजी आई है। यही हाल बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का भी है। अगर दुनिया में एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड इसी तरह बढ़ती रही तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। समय रहते अगर हम अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो हमें प्रकृति का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहना होगा। हमें इस डिमांड को कम करना होगा एंड विदाउट एनी डाउट वीगन लाइफस्टाइल को अपनाना इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ऐसा करके आप एनिमल्स को क्रुएलिटी से बचाने के साथ साथ एनवायरमेंट को भी बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। खुशी की बात यह है कि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। धीरे धीरे ही सही पर लोगों ने वीगनिज्म को अपनाना शुरू कर दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज में वीगन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। हर साल पिछले साल की तुलना में और ज्यादा लोग वीगनिज्म को अपना रहे हैं, जिसका इफेक्ट मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। वीगन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज का मार्केट ग्लोबली बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वीगन प्रोडक्ट्स का शेल्फ स्पेस बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी लोग इस बारे में जागरूक होने लगे हैं। आजकल इंडिया में भी बड़े शहरों में अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वीगन प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है। भविष्य की बढ़ती चिंताओं के बीच ये एक उम्मीद की किरण है जो ये आशा जगाती है कि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अंत में सभी मेंबर्स एंड सपोर्टर्स का शुक्रिया। आपसे जल्द होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।